नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। तो परसेंटेज में हमारी 6 क्लासेस आ चुकी हैं और ये हमारा 7वां क्लास है। पिछले क्लास में हम क्या किए थे, कंसेप्ट सीखे थे। ओके, तो मैं उस कंसेप्ट को थोड़ा मैं दोहरा देता हूँ और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आप पीछे वाले वीडियो देखते हैं तो उसमें लास्ट के हाफ एन आवर में या 20 मिनट्स में बोल दूँ तो उसमें वो आपको कंसेप्ट मिल जाएगा समझाया हुआ, और उस पर 2 क्वेश्चन भी मैंने लिया था। तो उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेंगे, बट क्या होगा कि वो डायरेक्ट आपको जो हम समझाए थे कंसेप्ट उस पर बेस्ड था। अब क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा, बट कंसेप्ट में कोई चेंजेस अभी नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं। अब कंसेप्ट में मैंने क्या कहा था, देखिए। मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि अगर कोई दो नंबर है x इंटू वाई और इससे हमको z मिल रहा है। ओके, x इंटू वाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, z मिल रहा है, और ये z मेरा कांस्टेंट हो रहा है। मतलब कि दो चीज़ें जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो कांस्टेंट है। तो फिर हमने देखा था कि इसका चेंज में जो रेशियो दिखेगा उसका अपोजिट रेशियो यहाँ पे दिखेगा, मुझे इसमें चेंज दिखेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 3 से 7 हो रहा है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये 7 से कितना होगा, 3 होगा। ऐसा क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ना। तो अगर ये 3 से 7 हो रहा है मान लीजिए, तो अब देखिए मल्टीप्लाई हमने जो किया सही किया। 3 से 7 हो रहा है तो ये 7 से 3 हमने बोला था, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी 7 तिया 21। अब बताइए चेंज के बावजूद दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज आया है, नहीं ना। यहाँ भी आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही आएगा, और यहाँ भी नीचे भी करोगे तो 21 भी आएगा। समझ गए? तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यही कंसेप्ट हम पढ़े थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं, जो आपके सामने है स्क्रीन पे। अब देखिए, हम इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, इसका अर्थ होता है कि x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, या फिर कह सकते हैं x प्रोपोर्शनल है 1/y के, उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझना है क्वेश्चन का अर्थ क्या है। अब आप जानते हैं, साइंस में पढ़े होंगे या मैथ्स में, दोनों में पढ़ते हैं हम, कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, इक्वल टू, और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे करके इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में 1/y को। ओके, तो ये हम ध्यान रखना कि ये जो है x, ये क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू उसको कहते हैं जिसका की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज इफ वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एनी टर्म देन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो अगर किसी का हम चेंज कर भी सकते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे y दिया हुआ है, तो y इधर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, और x इंटू वाई बराबर क्या बच जाएगा, k, और k है क्या हमारा कांस्टेंट। जस्ट जो हम पढ़े थे, जो कंसेप्ट हम पढ़े थे वही यहाँ पे आ रहा है ना। ओके, अब देखते हैं कि x में कितने का चेंज आएगा। जिस रेशियो में x में चेंज आएगा वही रेशियो में चेंज किस में आएगा, आपको y में आएगा। ठीक है, तो x का भी हम देख लेंगे क्या चेंज आता है, पहले देख लेते हैं। x को क्या कह रहा है कि आपको 37.5% बढ़ाया जाता है। समझिएगा, बढ़ाया गया है x को। तो कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 37.5, ऐसे लिखते हैं 37.5। अब बटे 100 परसेंटेज में बढ़ाया गया, ऊपर इसको 0 नीचे ले आओ, तो 125 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। आपको जैसे भी काटना हो आप रेशियो ध्यान दे देना। तो ये 3/8 आएगा। समझ गए? तो 3/8 ये बढ़ाया गया है, मतलब अगर पहले 8 रहा होगा तो 8 में 37.5% की वृद्धि हुई है, और 8 का 37.5% 3 होता है। ओके, तो अगर पहले ये 8 रहा था तो अब कितना हो जाएगा, 8 + 3 11। मतलब अगर पहले 8 रहा था x, मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, और फिर बाद में, तो बाद में ये बढ़ के कितना हो गया, 8 + 3 11। तो इसी तरह से हम जानते हैं ना कि अगर दो टर्म जो मल्टीप्लिकेशन हो उसका वैल्यू कांस्टेंट हो तो दूसरा टर्म जो है इसके रेशियो के अपोजिट में चेंज आता है। मतलब अगर ये 8 से 11 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो फिर बोल रहा है कि y के मान में परसेंटेज चेंज बताएं, परसेंटेज परिवर्तन बताएं कि क्या है। तो एक बात बताइए, परसेंटेज चेंज इन y, चेंज इन y क्या हो जाएगा, 11 से 8 हुआ है तो कितने का चेंज आया, 3 का,
और पहले था कितना, किसमें हम चेंज देख रहे हैं, पहले वाले में ना, तो वो हो जाएगा 11, ठीक है, इंटू 100, मतलब ये आपका होगा 300/11 बराबर कितना हो जाएगा बताइए परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 11 से 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, फिर 2, इतना परसेंट 27.2% ये आपका आंसर हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता आप जरूर इसको थोड़ा सा पीछे करके देखिए वीडियो, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी नहीं समझ में आता है आपको, होप हमको पूरा भरोसा है कि आपको समझ में पक्का आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आप मेरा पिछला वीडियो जो छठा है परसेंटेज का, उसमें लास्ट का पार्ट आप देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया। ओके, तो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 66.2/3 की वृद्धि की जाती है, आधार में मतलब बेस में। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने के लिए, स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर का अर्थ होता है कि समान रह रहा है, समान मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो उसके परसेंटेज ऊंचाई में कितने की कमी होनी चाहिए, मतलब उसका जो हाइट है ना उसमें कितने परसेंटेज चेंज आएंगे और कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब आप जानते हो, पहले मैं समझा दूं, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना। हाँ, एरिया बराबर क्या होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, वो होता है आधा मल्टीप्लीकेशन उसका आधार मल्टीप्लीकेशन उसकी ऊंचाई। ओके, जैसे मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये अगर ट्रायंगल है तो ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके वर्टेक्स से उसके नीचे बेस पे। ओके, तो ये आपका हाइट हो जाता है, यही हम कहते हैं। अब देखिए ये जो दो है उसको उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर b इंटू एच। आप जानते हैं दो अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और एरिया, एरिया जहां तक बात है, आपको क्वेश्चन ही बोल दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने की, स्थिर कह रहा रहेगा, स्थिर रहेगा मतलब वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपको, ये कांस्टेंट। तो b और h का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट है। तो ये जस्ट पहले वाले कंसेप्ट पे आ गया। तो अब देखते हैं चेंज किस में आ रहा है, आपको देखिएगा तो आपको बोल रहा है त्रिभुज के आधार में चेंज, आधार में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 66.3/2, मतलब ये हो जाएगा 200/3 इंटू 100, इतना का चेंज आ रहा है। तो अगर देखोगे तो ये आ जाएगा आपको 2/3। ओके, तो हम बेस में चेंज देख लेते हैं कितने का हो रहा है। बेस मतलब चेंज हो रहा है, इतना परसेंट वृद्धि हो रहा है। तो पहले कितना था, पहले था आपका 3 और बढ़ के कितना हो गया 3 + 2 5, क्योंकि इसमें 2 की वृद्धि हुई है, तो 3 से 5 हो गया। तो अब आप खुद समझ रहे हो कि हाइट क्या हो जाएगा, 5 से 3, अपोजिट में रेशियो में चेंज आ जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी हुई है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन हाइट देख लो एच में, तो कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो आप देखो 5 से 3 हुआ है। ओके, तो 5 से 3 हुआ मतलब 2 बटे, पहले कितना था 5 इंटू 100, 5 से काटो इसको, ये हो जाएगा 20, 20 दूना 40%, तो 40% की कमी आई है। और सही बात है, अगर इस दोनों के कांस्टेंट को अगर आपको मतलब सॉरी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट रहना है, तो अगर कोई एक बढ़ रहा है, अगर आपका क्या हो रहा था बेस, बेस आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, बेस आपका बढ़ रहा था। अगर बेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बराबर रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर आपको मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए कि ये आपको 4 इंटू 4 बराबर 16 होता है, 16 कांस्टेंट होता है। अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मान ली 4 से 8 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला चीज घटेगा, तभी ना ये 16 पूरेगा। तो क्या हो जाएगा 8 दूना, देख रहे हो ना, अगर ये बढ़ता है 4 से 8 होता है तो ये इसको घटना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने बगल से बताया, नोट में आप रख लेना ध्यान। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, आप देखिए ये थोड़ा सा अलग है उस चीज से। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, जो भी मल्टीप्लिकेशन हम जो कंसेप्ट सीखे थे है वही चीज, ठीक है, बट इसमें वो कंसेप्ट यूज नहीं होगा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है। आप मुझे एक बात समझाइएगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूं आपको, हाँ, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है।
खरीदी की मात्रा में 30% की कमी हुई है, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब मुझे बताइए, मैं जरा सा आपको मैं थोड़ा एक बात पर नजर डालना चाहता हूं, आप उसको देखो कि जब हम कोई दुकान पे जाते हैं, ठीक है, जब भी कोई दुकान पे जाते हैं, जितनी भी कीमत होती है सामान की और जितना हम सामान लेते हैं मतलब मात्रा, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे पता चलता है कि हम खर्च कितना किए हैं। देखिए हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम गए सामान लेने, जैसे हम बोल रहे हैं मैगी लेने गए, तो मैगी का दाम होता है 12 रुपीज एक पैकेट का, बड़े वाले का। अगर मैं वो 2 लेता हूँ तो 12 दूना 24। अगर मैं यही 12 जो था मैगी 12 रुपए वाली, वो मैं 4 लेता हूँ तो बच्चों 48। आपको समझ में आया? ये कीमत है। और कीमत किसका? तो एक एक मैगी का। और ये मात्रा है, मैंने कितने पैकेट मैगी वहां से खरीदे हैं, और ये मुझे उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिला है, मुझे टोटल खर्च मिला कि हम कितना खर्च वहां किए हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक वस्तु की कीमत, तो कीमत यहां लिख लीजिए आप, कीमत। और दूसरा देखिए खरीदी गई मात्रा, यहाँ पे मात्रा लिख लीजिए। और आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे पता चलता है कि हम कितना रुपए खर्च किए। ओके, अब देखिए समझिएगा अच्छे से। इसमें कह रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कि कीमत में 36% की वृद्धि हुई है, तो 36% पहले आपको समझना पड़ेगा इसका अर्थ क्या होता है। तो 4 से करोगे तो 4×36, 4 से करोगे तो 25। और वृद्धि हुई है मतलब पहले अगर 25 खर्च कर रहे थे, पहले अगर कीमत में वृद्धि हुई है ना, तो पहले अगर कीमत 25 था तो अब कितना हो जाएगा, 25 + 9 मतलब 34। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं पहले, और यहां लिख लेते हैं आपको बाद में। समझ में आ गया? पहले और बाद में। पहले अगर कीमत 25 था तो अब कितना हो गया आपका, 34। यहां तक समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए इसमें देखते हैं कि खरीदी की मात्रा में क्या हो रहा है। खरीदी की मात्रा में बोल रहा है आपको 30% की कमी हुई है, 30% की कमी हुई है। तो 30% मतलब 30/100 काट दो, तो 10 और 3। तो पहले अगर 10 रुपीज था, मतलब पहले अगर 10 था, तो अब इसमें 3 की कमी आएगी क्योंकि इतना की कमी लिखा हुआ है। तो 10 में से 3 गया 7। ओके, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है, देखिए हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, जैसे कीमत की बात थी, आप समझना अच्छे से। कीमत की बात थी तो पहले 100 है, मान लो पहले 100 रहा होगा, तो बाद में 36% वृद्धि हुई है, तो 100 का 36% 36 होगा, तो बाद में 136 हो गया होगा। जब इसको काटोगे ना आप, तो ये भी 25 और 34 ही आएगा। और जब बोला आपको कि 30% की कमी मात्रा में हुई है, तो मात्रा हम देखें तो पहले अगर 100 रहा होगा, तो 100 में 30% कमी हुई होगी, तो वो 70 रहा हुआ होगा। सही है ना? तो 30% कमी मतलब 100 में से 30 गया 70। तो आप देखोगे तो पहले 10 रहा होगा तो बाद में 7 हो गया होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो चलिए अब यहां देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले कितना खर्च हुआ और बाद में कितना खर्च हुआ, क्योंकि आपको बोला कि वस्तु पर खर्च की गई राशि में परसेंटेज वृद्धि या कमी बताएं। तो खर्च में देखना कि पहले और बाद में क्या चेंज आया है। तो पहले 25 रुपए की सामान था, वो 10 लेते थे हम, तो 25 × 10 250, 250 रुपीज खर्च करते थे। और अब कितना करने लगे, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 21 2 23, 238। अब बताइए, पहले हम 250 रुपए खर्च करते थे और अब कितना कर रहे हैं हम, 238 कर रहे हैं। समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं, तो आपको चेंज कितने का आ गया बताइए। इसमें वस्तु पर खर्च की गई राशि में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो 12 का चेंज आया है ना, 250 से 238। मतलब अगर हम परसेंटेज चेंज देख लूं तो 12 का चेंज आया है। ओके, बटा, और पहले कितना रुपए हम खर्च करते थे, 250 इंटू 100। 25 से काटो इसको, 25 दहें 25 चौक 100, तो 12 चौक 48 और बटे 10 मतलब कितने का, 4.8 का। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे 4.8 में ये दो ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज है और डिक्रीज है ना? तो दोनों में से कोई एक चुनना होगा। देखिए इसमें इंक्रीज हुआ है, बाद में जाके कि डिक्रीज हुआ। आप देखो 250 से 238 हुआ है, तो घटा है, तो मेरा कौन सा आंसर हो गया, 4.8% का डिक्रीज हो गया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे खर्च घटा है,
तो आप इसको किस में दिखाओगे, डिक्रीज वाले में दिखाओगे। ओके, चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार कम से कम खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रहा आज के लिए, आप इसको घर पे खुद से ट्राई करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम इसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन समझा दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक और देख लीजिए आप, ये देखिए क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रोक के इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो हम ये दोनों क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। हम कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो मैं 13 नंबर बताया हूँ, तो इस हिसाब से ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस दोनों क्वेश्चन को आप क्लास में, सॉरी, अपने घर पे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आपको समझा देंगे। ओके, फिर उस ऐसा रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, आपको परफेक्टली अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको अगर सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ रहा हो और आप हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, तो आप जरूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरे को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। ओके, तो इतना के लिए धन्यवाद।